चलिए बैठ जाइए जल्दी। बैठ जाइए जल्दी। बैठ गए। लाइव कीजिए जी। आ जाइए। समझिएगा अब दल बदल अधिनियम, और उससे आगे थोड़ा सा समझते हैं। दल बदल अधिनियम दल बदल अधिनियम, देखिए ध्यान दीजिएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी हिंदी में दल बदल अधिनियम, यानी जब कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो फिर उसकी विधायिकी या संसदी समाप्त हो जाती है। उसकी विधायिकी या संसदी दल बदल अधिनियम के तहत समाप्त होता है। विधायिकी या संसदी दल बदल अधिनियम के तहत समाप्त होता है। तो दल बदल अधिनियम क्या है? दल बदल अधिनियम क्या है तो थोड़ा सा आप समझिएगा। एक तो दल बदल अधिनियम को लेकर मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। दल बदल अधिनियम को भारत के संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल अधिनियम को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। उन्हीं के समय यह आया। इसमें क्या है कि कब दल बदल अधिनियम लागू होता है और कब दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है, यही दो चीज को यहां पर समझना है। देखिए, अगर कोई विधायक या सांसद सदस्य स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से, अपनी पार्टी के सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है,
पार्टी के सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। अगर कोई विधायक या सांसद सदस्य अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू होता है और उसकी विधायिकी या संसदीय चली जाती है। दूसरा, अगर कोई विधायक या सांसद पार्टी के विरोध में जाकर मतदान करता है, अगर कोई विधायक या सांसद पार्टी के विरोध में जाकर मतदान करता, पार्टी ने जो दिशा निर्देश दिया है उसके विरोध में जाकर मतदान करता है, पार्टी के विरोध में जाकर मतदान करता है, पहला। दूसरा, पार्टी के विरोध में जाकर मतदान करता है, और दूसरा 15 दिन के भीतर अगर क्षमा प्राप्त नहीं कर लेता है। अगर पार्टी के विरोध में जाकर मतदान किया तो चल जाएगी, लेकिन 15 दिन के भीतर अगर यह पार्टी से क्षमादान प्राप्त कर लेता है तब इसकी विधायिकी या संसदीय नहीं जाएगी, तब विधायिकी या संसदीय नहीं जाएगी। लेकिन पार्टी के विरोध में जाकर मतदान करता है और क्षमा नहीं प्राप्त करता है तो चली जाएगी। अगला, अगर कोई निर्दलीय सदस्य या निर्दलीय विधायक या निर्दलीय संसद सदस्य निर्दलीय चुनाव जीता है, अब बाद में जाकर किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया, बाद में जाकर किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया तो फिर इनकी भी जा सकती है, इनकी भी जा सकती है। अगर कोई निर्दलीय सदस्य निर्दलीय चुनाव जीता है, निर्दलीय विधायक बना है, लेकिन बाद में किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया है तो दल बदल अधिनियम उस पर लागू होता है और उसकी सदस्यता चली जाती है। तो ये तमाम कंडीशन है जिसमें दल बदल अधिनियम लागू होते हैं और विधायक और संसद सदस्यों की सदस्यता चली जाती है। और दल बदल अधिनियम को लेकर जो भारतीय संविधान में प्रावधान है, दल बदल अधिनियम को लेकर भारतीय संविधान में प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। और दल बदल अधिनियम को लेकर के जो निर्णय किया जाता है लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा, और लोकसभा के सदस्यों पर जो दल बदल अधिनियम लागू होता है उसको लेकर के निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष देता है, और विधानसभा के अध्यक्षों पर जो दल बदल अधिनियम लागू होता है उसको लेकर के निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ न्यायपालिका में अपील की जा सकती है, न्यायपालिका में अपील की जा सकती है और न्यायपालिका इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, न्यायपालिका इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। एक मामला आया है किहोतो होलोहन मामला, किहोतो होलोहन मामला, किहोतो होलोहन मामला में ही, किहोतो होलोहन मामला में ही यह कहा गया है कि दल बदल अधिनियम को लेकर लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। देखिए, अब यहां पर तो हमने आपको यह बतलाया है कि दल बदल अधिनियम कब लागू होता है। अगर कोई विधायक या संसद सदस्य स्वेच्छा से पार्टी का सदस्यता त्यागपत्र करता है, सदस्यता त्याग देता है तो दल बदल अधिनियम लागू होता है। पार्टी के विरोध में जाकर मतदान करता है तो दल बदल अधिनियम लागू होता है। अगर कोई निर्दलीय किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू होता है। लेकिन कब कब दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है, कब कब दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है? तो एक यह है कि मान लिया जाए लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष बनने के बाद अपने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष और किसी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा का अध्यक्ष अगर अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। दूसरी बात, जब दल बदल अधिनियम लागू हुआ था
तो उस समय यह प्रावधान किया गया था कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी के कुल विधायक या कुल संसद सदस्य का 1/3 दूसरे पार्टी में मर्ज हो जाता है, तब दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा और विधायकों की विधायिकी नहीं जाएगी। परंतु इसमें संशोधन हुआ है और इसमें 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संशोधन हुआ है और इस 1/3 प्रावधान को बढ़ाकर कर दिया गया है 2/3। कितना कर दिया गया है? 2/3। 2/3 कर दिया गया है। अब क्या है कि अब अगर किसी राजनीतिक पार्टी के 2/3 विधायक या संसद सदस्य एक पार्टी से दूसरे पार्टी में मर्ज हो जाता है, तब उस पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। तब उस पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। समझ गए? तो यह बात जो है आप याद रखिएगा। यहां पर परीक्षा के लिहाज से जो 2, 4, 5, 10 पॉइंट याद रखना है वो चीज हम आपको याद करवा देते हैं। ठीक है, बाद बाकी नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, दल बदल अधिनियम को लेकर प्रावधान कौन अनुसूची में है? कौन अनुसूची में है? दूसरी बात, दल बदल अधिनियम किस संविधान संशोधन के तहत शामिल हुआ? दल बदल अधिनियम कौन संविधान संशोधन? दल बदल अधिनियम को लेकर लोकसभा के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। विधानसभा के संदर्भ में विधानसभा का अध्यक्ष। अच्छा, दल बदल अधिनियम को लेकर लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष ने जो निर्णय दिया है, क्या उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हां या ना? दल बदल अधिनियम को लेकर लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हो सकती है। अच्छा, न्यायिक समीक्षा हो सकती। दल बदल अधिनियम को लेकर अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्णय को लेकर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसकी घोषणा किस मामला में सुप्रीम कोर्ट ने किया? कि हो तो होलोहन मामला। कि हो तो होलोहन, कि हो तो होलोहन मामला। अगली बात बताइएगा कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी, वर्तमान संदर्भ में अगर किसी राजनीतिक पार्टी का कितना विधायक या संसद सदस्य एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाएगा तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा। कितना? और किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी के 2/3 विधायक या संसद सदस्य अपनी पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा। 91वां संविधान संशोधन 2000, जब दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत लागू हुआ था तो उस समय कितना था? 1/3। 1/3 से बढ़ाकर 2/3 केवां संविधान संशोधन के तहत? 91वां संविधान संशोधन 2003 न। चलिए इसको पढ़ लीजिए, तो पढ़िए, तुरंत पढ़िए। पढ़ लिए, पढ़ लिए, समझ गए हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए
आइए, ये सब का संबंध जो है ना निर्वाचन आयोग से था। ठीक है, इस सब का संबंध था निर्वाचन आयोग से, अर्थात चुनाव आयोग से जो है इस सब का संबंध था। अब देखिएगा, हम लोग देख रहे थे संवैधानिक, गैर संवैधानिक और सांविधिक संस्था। तो संवैधानिक संस्था में आपने अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, इन सभी को देखा। इन सभी से इतर, इन सभी से अलग, इन सभी से अलग जो है कुछ और संवैधानिक आयोग है, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B में है, 338B में है। हाल ही में कुछ वर्ष पहले 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 का बी जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 का बी जोड़ा गया। यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आपको नहीं पूछा जाता है, समझ गए? तो सिर्फ इतना बात आप याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में है, जनजाति आयोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में है, और पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में है, और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा केमा संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। यह सब बात आपको याद रखना है। तो आइए बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 338। 300 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 300 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 338A। 338A। इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा 338B। 338B। अच्छा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? 103वां। क्या 102वां होगा, 3वां तो आरक्षण हुआ है, नहीं 102 ही होगा, हम ही गलत बोल दिए थे। 102वां होगा, सॉरी 102वां होगा, सही है, 102वां सही है। नोट में जो लिखा हुआ है वो सही है, नोट में जो लिखा हुआ वो सही है, 102वां ही होगा। ठीक है, तो ये सब आपको संवैधानिक आयोग के विषय में हुआ। अब संवैधानिक आयोग के बाद जो है आगे है गैर संवैधानिक आयोग और सांविधिक संस्था। गैर संवैधानिक आयोग में कौन आता है और सांविधिक संस्था में कौन आता है, इसको आप समझिएगा। गैर संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग की अगर आप बात करेंगे तो गैर संवैधानिक आयोग में आता है जैसे नीति आयोग हो गया, नीति आयोग के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद के बाद आपको विधि आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद के बाद आपको विधि आयोग हो गया, समझ गए, विधि आयोग हो गया। ये सब गैर संवैधानिक आयोग में आता है, ये सब जो है आपको गैर संवैधानिक आयोग में आता है। अब नीति आयोग की अगर आप बात करेंगे तो जो नीति आयोग है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। एक तो आजादी के बाद जो है योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था, 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था ताकि योजना का निर्माण किया जा सके। विशेष तौर पर पंचवर्षीय योजना बनाने को लेकर योजना आयोग का गठन हुआ था, और योजना आयोग को ही खत्म करके या योजना आयोग को ही समाप्त करके नीति आयोग का गठन हुआ है। तो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन हुआ है आपको 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन हुआ है। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। और इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है,
तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक इसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। और नीति आयोग के विषय में कहा जाता है कि जो नीति आयोग है यह भारत सरकार के थिंक टैंक के तौर पर काम करता है, यानी भारत सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको लेकर के काम करता है। और नीति आयोग के द्वारा कई सारे रिपोर्ट भी जारी किए जाते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर आप बात करेंगे तो इसका गठन वर्ष 1952 में हुआ है। देखिए, जब योजना आयोग अस्तित्व में था तो राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्व था। योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना बनाता था उस पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित राष्ट्रीय विकास परिषद ही करता था। अब तो योजना आयोग खत्म हो गया है, पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था भी खत्म हो गई है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अब कोई खास महत्व नहीं रह गया है। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठक होती है उसकी भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसके बाद विधि आयोग है। देश में सुशासन का राज कायम रह सके, देश में सुशासन का राज कायम रह सके, इसको लेकर के विधि आयोग का गठन किया गया। और विधि आयोग की अगर आप बात करेंगे तो आजादी से पहले ही विधि आयोग का गठन किया जा चुका था। प्रथम विधि आयोग का गठन वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था और तब से लेकर आज तक विधि आयोग का गठन होता हुआ आया है। वही स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ है MC शीतलबार की अध्यक्षता में, MC शीतलबार की अध्यक्षता में। और हाल ही में कुछ दिन पहले 22वें विधि आयोग का गठन हुआ है और 22वें विधि आयोग का गठन ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में हुआ है, ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में, ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग का जो है आपको गठन हुआ है। समझ गए? विधि आयोग का काम है देश में सुशासन को कायम रखना, देश में सुशासन को कायम रखना, यही सब गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद आगे है सांविधिक संस्था। आगे आपको सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था की अगर आप बात करेंगे तो सांविधिक संस्था उस संस्था को कहा जाता है जो संस्था संसदीय अधिनियम के तहत संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके गठित किया जाता है, उन्हीं संस्थाओं को सांविधिक संस्था कहा जाता है। वैसी संस्था जो संसदीय अधिनियम के तहत गठित किया जाता है उसी को हम लोग सांविधिक संस्था कहते हैं। संसदीय अधिनियम के तहत गठित संस्था सांविधिक संस्था कहलाता है। सांविधिक संस्था की अगर आप बात करेंगे तो आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर आप बात करेंगे तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है आपको वर्ष 1964 में हुआ है। यह आपको सांविधिक संस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो है आपको राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन वर्ष 1992 में हुआ है। यह भी सांविधिक संस्था है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है आपको 1993 में हुआ है। इसके बाद आगे है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन हुआ है वर्ष 1993 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन हुआ है वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बाद जो है आगे है आपको राष्ट्रीय केंद्रीय सूचना आयोग। पहले लिखिए केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की अगर आप बात करेंगे तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसका गठन हुआ है 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग है इसका गठन हुआ है आपको 2005 में। फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसका गठन हुआ है 2007 में, 2007 में। फिर है आपको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नामक संस्था है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नामक संस्था की स्थापना हुई है 2010 में, 2010 में। तो ये जो तमाम संगठन है केंद्रीय सतर्कता आयोग से लेकर के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण तक,
ये सभी संगठन संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित हुए हैं, और ये सभी संगठन संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित हुए हैं। इसी वजह से इन संगठनों को सांविधिक संस्था कहा जाता है, सांविधिक संस्था कहा जाता है। अब देखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन लोगों के मानवाधिकारों के अधिकारों की रक्षा को लेकर किया गया। अल्पसंख्यक आयोग का गठन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा को लेकर किया गया। भारत में हिंदू बहुसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हिंदू के अलावे मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। तो जो मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी ये सभी अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन लोगों के अधिकारों की रक्षा को लेकर ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। फिर केंद्रीय सूचना आयोग, देखिए लोग सरकार से संबंधित सूचना प्राप्त कर सके तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित कर सके, इसको लेकर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ है। और फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, इसको लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ है। और फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोग की अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय मुद्दा को उठाने के लिए, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रदूषण सबको कम करने के लिए जो है आपको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नामक संस्था की स्थापना हुई है। समझ गए? तो इसमें मैक्सिमम याद करने वाला चीज है, आइए हल्ला कम कीजिएगा, ठीक है? याद करवा रहे हैं, याद कीजिए, हल्ला नहीं कीजिएगा, याद कीजिएगा। दीजिए, याद करवाते हैं। दल बदल अधिनियम तो याद करवा दिए, चलिए ठीक है, आगे आइए, बताइए। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? सरकार के थिंक टैंक के तौर पर काम कौन करती? नीति। सरकार के थिंक टैंक के तौर पर काम कौन करती? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष। नीति आयोग का कोई निश्चित कार्यकाल होता है? नहीं ना होता है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना किसका काम है? नीति आयोग का। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना किसका काम? नीति आयोग का। अच्छा, योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 1950। दो चीज यहां पर लिखिए तो, योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ है। योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ है। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंडिया होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। चलिए आगे बताइएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1900। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? आर्थिक मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है?
राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास। आर्थिक मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है? आर्थिक मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है? आर्थिक मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है? देश के भीतर सुशासन कायम करने के लिए किस आयोग का गठन किया? किस आयोग का? किस आयोग का? विधि आयोग का। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ है? 1800। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ है? प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ है? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1900। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1900। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने हैं? एमसी। हाल ही के दिनों में 22वें विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हो? ऋतुराज। ऋतुराज। हाल ही के दिनों में 22वें विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हो? ऋतुराज अवस्थी। चलिए आगे बताइएगा। वैसी संस्था जो संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है उसे क्या कहते हैं? सांविधिक। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्लियर है ये बात? ये स्थापना वर्ष याद रखिएगा। अब सुनिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ है? यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें अनेकों सदस्य होते हैं, एक से अधिक सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? कैसा निकाय है? और देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा है। मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रहा है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए क्या होना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या। और देखिए एक बात, कुछ आयोग के अध्यक्ष ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। टोटल 7 आयोग है जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति, जो 7 आयोग का नाम हम बोलने जा रहे हैं, उस 7 आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। उसमें महिला आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, अनुसूचित जाति आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा, कुल 7 आयोग के अध्यक्ष ऐसे होते हैं, कुल 7 आयोग के अध्यक्ष ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, दिव्यांग जनों को लेकर गठित आयोग के मुख्य आयोग। ये सभी आयोग के अध्यक्ष ऐसे होते हैं जो मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते। टोटल 7 आयोग होते हैं जिसके अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। वो कौन कौन है? ये बात को आप समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? टोटल कितने आयोग होते हैं जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? कौन कौन? चलिए, इसके बाद देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है।
राष्ट्रपति जो 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है, उस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, फिर आपको लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। इन 6 को मिलाकर जो समिति बनता है, यह समिति जिसकी सिफारिश करता है उसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के तौर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? देखिए सुनिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जो है 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है, और जो 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है वो 6 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति होता। क्लियर है ये बात? याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता? भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता? कौन करता है? कौन करता है? कितना सदस्यीय समिति के? कितना सदस्य? जो 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है उसमें 6 सदस्य कौन कौन होता है? क्लियर है ये बात? क्लियर है? आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? 3 वर्ष या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? पद से हटाता कौन है? कौन हटाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कब कब संशोधन हुए? 2006 और 2000। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा है। बदल गया? बदल गया है? नहीं, यही है, यही है ना? नहीं बदला है, नहीं बदला है। चलिए आगे। आगे, राष्ट्रीय महिला आयोग में सिर्फ स्थापना वर्ष याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा, याद किए हुए हैं आप। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1900। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन बनी है? जयंती पटनायक, वर्तमान में रेखा शर्मा। चेंज नहीं ना हुई है? नहीं ना हुई है, यही ना है? चलिए ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन बनी? जयंती। जयंती, वर्तमान में इस आयोग की अध्यक्ष रेखा। संथानम आयोग के सिफारिश पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? 1900। सतर्कता आयोग के मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर, जिसमें 3 सदस्य होता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता? कितना सदस्यीय समिति? कितना सदस्यीय समिति? कौन कौन? कौन कौन? आयोग के मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्षों का? 4 वर्ष या? 4 वर्ष या 65 वर्ष। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। केंद्रीय सूचना आयोग के भी मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक केंद्रीय मंत्री होता है। ये बात समझ रहे हैं कि ना? है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? कितना सदस्यीय समिति? कौन कौन होता है? इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों? 5 वर्ष या? 5 वर्ष या? आगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? 1900। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ, जिसके तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 2000। अब देखिए इधर लिखा हुआ है कौन सा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
कभी कताल यहां से जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कभी कताल जो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग कौन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता? केंद्रीय सूचना आयोग कौन मंत्रालय के अंतर्गत? वित्त आयोग कौन मंत्रालय? संघ लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी, भाषाई अल्पसंख्यकों के आयोग, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्र, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयोग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, उत्तर पूर्व परिषद, उत्तर पूर्व परिषद, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वित्त मंत्रालय, लोकपाल, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, भारत के महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायाभिकर्ता, भारत का विधि आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का परिसीमन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। चलिए, इसके बाद ये सब याद करने का जरूरत न है। आगे है संविधान संशोधन। है, सुनिए, संविधान संशोधन बताएंगे, लेकिन उससे पहले पलटिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में शुरू में होगा 1 से लेकर 221 तक। ये जो 1 से लेकर 221 तक है ना, ये टाइपिस्ट अपने मन से दे दिया है, इसमें बहुत सारा एरर है, ठीक है। तो इसको जो है जैसे हम देखिए फाड़ रहे हैं, फाड़ दिए, ऐसे ही आपको भी इसको अपने नोट से निकाल देना है। और देखिए जैसे जैसे हम फाड़ रहे हैं वैसे वैसे फाड़ना है इसको, समझे? देख लिए, क्लास को गंदा नहीं करना है, ठीक है। इन्हें दीजिए, किसका नोट था? आपका था। सुने हो, मणिपुरी नृत्य के ठीक बाद संपूर्ण भारतीय, सॉरी नहीं, इसमें तो फाड़ दिए, तो फाड़ दिए तब का है। देखिए, मणिपुरी नृत्य है, इसके जस्ट आगे पेज देख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा हुआ है। इसमें देखिए 1 नंबर से लेकर 221 नंबर तक होगा, 1 नंबर से लेकर 221, और फिर 221 के बाद फिर से शुरू होता है संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था एक चरण में। इसमें सब सही है, इसमें सही है, ठीक है। तो ये जो मणिपुरी नृत्य और संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था एक नजर में पहले, ये जो 221 गो फैक्ट है उसको ऐसे फाड़ देना है। फट गया, अब समझे? लीजिए, क्लास गंदा मत कीजिए। चलिए, उसमें बहुत सारा एरर है।
है शांत रहिए, अब शांत रहिए। चलिए, है शांत रहिए, है शांत रहिए, है शांत रहिए, शांत रहिए सब लोग। देखिए, है अब सुनिए समझिए, अब सुनिए समझिए थोड़ा सा, है सुनिए नो, है सुनिए। है पॉलिटी में एक चैप्टर है संविधान, ये चैप्टर पढ़ाना है। सुनिए अब, संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहां से एक प्रश्न आता और आप 5:30 बजे से बैठे हुए हैं, समझे? तो हाँ वही 5 बजे से, ठीक है। तो अभी पढ़ाना हमको, हम बीच में फंस गए, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं इसको हम बाद में पढ़ा दें, बाद में, अभी नहीं पढ़ाएं। अरे रुकिए ना महाराज, काहे अकबकाते हैं, ठीक है। इसको बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन पॉलिटी खत्म हो गया, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ा देंगे। अब सुनिए, है सुनिए, आप लोग बहुत हल्ला करते हैं। पॉलिटी खत्म हो गया है, ठीक है। आप लोग हल्ला करते हैं भा महाराज। संविधान संशोधन को एक बार आप लोग अपने से भी पढ़ लीजिएगा, जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। ऐसे हम भी आपको पढ़ाएंगे, हम बोल दिया पढ़ाएंगे मतलब पढ़ाएंगे। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका खत्म हो गया है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। अब मेरा बच रहा है सिर्फ करंट पढ़ाएंगे और रिवीजन करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट। हाँ, करंट पढ़ाएंगे, रिवीजन करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट मरवाएंगे। 3 काम करवाना है, करंट पढ़ाएंगे, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट। अच्छा, एक दिन में 2 सेट आप मार सकते हैं। सेट का टाइमिंग रख रहे हैं, सेट थोड़ा अलग तरीका से करवाएंगे, ठीक है। सेट का टाइमिंग रख रहे हैं सुबह में 6:30 से 8, दिन में 3:30 से 5, 2 टाइम, एक दिन में 2 सेट, तब 40 सेट हो जाएगा। क्या विचार? सुबह में 6:30 बजे से 8 बजे और दोपहर में 3:30 से 5। हाँ, समय को लेकर क्या है, ठीक है, ठीक है। हाँ? हाँ? एक दिन में 1 सेट, एक दिन में 2 सेट। अच्छा, एक के साथ 2 सेट मार लीजिएगा ना, एक बार में 1 सेट, एक बार में 1 सेट। और ऑनलाइन वाले लोग वो सेट का पीडीएफ आपको भी देंगे, ऑनलाइन वाले को भी पीडीएफ देंगे। तो टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा, क्या कब होगा क्या। हाँ, अच्छा रुकिए ना, हल्ला मत कीजिए आप लोग। अरे हल्ला काहे कर रहे हैं?
सुनिए, है सुनिए ना। वो पहली बात, करंट कल से प्रारंभ कर, कल हम पॉलिटी नहीं पढ़ाएंगे। आप ही मत सोचिएगा कि वो जो बचा हुआ है वो हम पढ़ाएंगे। संविधान संशोधन पढ़ेंगे नहीं। संविधान संशोधन आगे हम किसी भी एक रोज टाइम निकाल के पढ़ा देंगे। आपको सूचना दे के पढ़ाएंगे, आपको बुला लेंगे तब पढ़ाएंगे। हम आपको बुला लेंगे, हम पढ़ा देंगे संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं। और अभी बहुत देर हो गया है, बहुत देर से आप क्लास कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में ना जाए, इसी वजह से हम रोक रहे हैं इसको। कल से करंट पढ़ाएंगे शाम में 5 बजे से। कल से करंट पढ़ाएंगे शाम में 5 बजे से, 5:30 से 7। हाँ, अब करंट जो पढ़ाएंगे उसमें जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हैंड रिटेन पीडीएफ मिलेगा, और साथ ही साथ जो है पीडीएफ अन्य चीजों में भी मिलेगा आपको। जैसे जैसे पीडीएफ होगा हम आपको देंगे, लेकिन कल से करंट पढ़ाएंगे। अब कल से जो है करंट ही चलेगा। और इसके अलावे एक दिन हम हिस्ट्री का क्लास रखेंगे परीक्षा से पहले, एक दिन पॉलिटी का क्लास रखेंगे, और एक दिन ज्योग्राफी का क्लास रखेंगे। अब कब रखेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, कब रखेंगे। लेकिन एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, एक दिन ज्योग्राफी का क्लास हम रखेंगे। और उस एक दिन में करेंगे कुछ विशेष, ठीक है, कुछ विशेष करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, कल से करंट पढ़ाएंगे, और उसका पीडीएफ जो है संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे। आप अपना निकाल के लेते आइएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको लिखना भी पड़े, और जो है उसका टाइपिंग नहीं करवा रहे हैं, हैंड रिटेन ही दे रहे हैं, ठीक है, हैंड रिटेन दे रहे हैं। उसको समझा देंगे, याद करवा देंगे। थोड़ा बहुत जहां पर लिखने का जरूरत होगा वो लिखा देंगे। यानी अब फाइनली कल से करंट शुरू हो रहा है। इतना दिन से आप लोग करंट भूख रहे थे ना, अब फाइनली कल से करंट शुरू हो रहा है, ठीक है, फाइनली कल से करंट शुरू हो रहा है। और रिवीजन, हाँ रिवीजन एक समस्या है। हाँ, तो जो रिवीजन एक समस्या है उस समस्या को देखते हैं हम। रिवीजन करवाएंगे, हम बोल दिया करवाएंगे मतलब करवाएंगे, ठीक है। और इसी सप्ताह से करवाएंगे साइंस का रिवीजन। बिट्टू सर नहीं करवाएंगे, वो सब काम बिट्टू सर नहीं करते। बिट्टू सर सिर्फ पढ़ाते हैं, ठीक है। उस रिवीजन नहीं करवाएंगे। वो भी साइंस का भी अगर करवाएंगे तो हम ही करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। रुकिए ना, आप लोग हल्ले बहुत करते, दिमाग काम करना बंद कर देता महाराज, ठीक है। जो हो सोच पाते हैं वो ने सोचने देते हैं आप। और जो है सेट को लेकर के, प्रैक्टिस सेट को लेकर के आज रात में निर्णय टेलीग्राम चैनल पर हम लिख देंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि आप हमको सोचने ही नहीं दिए, ठीक है। सोचे हुए थे हम, अपने भूल गए। हम रात में लिख करके भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर। रात में टेलीग्राम चैनल पर जो है लिख करके हम सब चीज भेज देंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग डिस्टर्ब कर दिए हमको। अभी के लिए आप मान करके चलिए कि आपको जो है जो भी दिशा निर्देश टेलीग्राम पे मिलेगा उस अनुसार आप काम कीजिएगा। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी एप्लीकेशन पर भी हम नोटिफिकेशन डलवा देंगे। जो मैसेज टेलीग्राम पर देंगे वो आप देख लीजिएगा, या सब लोग तो टेलीग्राम से जुड़े हुए होंगे ही। लेकिन फिलहाल के लिए एकमात्र बात ये समझा करके भेज रहे हैं, कल से करंट पढ़ाएंगे, करंट का पीडीएफ डाल देंगे 5:30 बजे से, 5 बजे, ठीक है। और होमवर्क भेजना है। मॉडर्न का टेस्ट हो गया है, उससे आगे का होमवर्क नहीं मिला है, उससे आगे का होमवर्क भेजना है, ठीक है। सब चीज करके भेजते हैं आज, और कुछ नहीं ना है। इंडियन ज्योग्राफी का आंसर, टेस्ट। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं आज जो है आप लोग का जितना भी
दिमाग में आ गया है, जो भी आपके साथ समस्या है, जो भी आप बोले हैं मेरे दिमाग में आ गया, आज रात में सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल पर सारा कुछ लिख करके हम भेज देंगे, ठीक है। लड़का लोग इधर से निकलिए, लड़की लोग निकलिए, घर पे जाके पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जितना हुआ है रिवीजन कीजिए, घर पे जाके पढ़िए। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी घर पे जाके रिवीजन कीजिए, पढ़िए।